हेलो एवरीवन। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में। पहली लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिफरेंस कैसे होता है स्टैट्यूटरी लॉ से। आई होप आपने लेक्चर 1 देखा होगा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये उसका ही कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि आखिर 75 ईयर्स हो गए हमको इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी ज़िंदा है। कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक लिविंग एंटिटी की तरह मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इवॉल्व कर रहा है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस ये है कि आज तक कभी भी ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप हमारे इंडिया में नहीं आई है। बाकी जगह हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है, कहीं कहीं कंट्री में, कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या बोलता है, कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स। कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप देखते हो तो हर 100 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे हमारे यहाँ पे कल्चर चेंज हो जाता है, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, ईटिंग हैबिट लोगों की चेंज हो जाती है, उनका रहने सहने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वहाँ पे, अब अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर होता है, वहाँ के डिफरेंट खाने पीने की हैबिट होती है। अगर पंजाब में चले जाए तो वहाँ का डिफरेंट हैबिट है। साउथ में अगर आप आते हो तो साउथ में भी डिफरेंट हैबिट, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के डीटी, वहाँ का गॉड, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा रिलीजन है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियनिटी हैं, हर इतने सारे रिलीजन हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके ट्राइबल कल्चर हैं। तो ये सारे ट्राइबल कल्चर हैं। अगर हम विद इन द हिंदू कम्युनिटी की भी बात करते हैं तो हिंदू कम्युनिटी में भी डाइवर्सिटी है। अगर आप बात करते हो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा इज़ अ बिग फेस्टिवल। दुर्गा पूजा इज़ लाइक अ दिवाली फॉर वेस्ट बंगाल। बट क्या सेम इंथुजियाज़म के साथ, क्या सेम इम्पोर्टेंस के साथ पंजाबी हिंदू दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं क्या? नहीं। तो विद इन द हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इन सब को जोड़ के किसने रखा है, इन सबको एज अ नेशन, एज अ कंट्री जोड़ के किसने रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो क्या देता है कि एक कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रिंसिपल दे रहा है कि वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, आप कल्चर फॉलो करो, लेकिन अगर आपको एज अ नेशन रहना है तो आपको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ सर्टेन नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको जुडिशरी में आना ही पड़ेगा। आपका जो भी रिलीजन है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो खा रहे हो, जो आपका रहने सहने के तरीके, हम उनको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी कम्युनिटी को हो, आप कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिंसिपल को, कोई ना कोई ऐसे नॉर्म्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स दे रहा है ताकि एक जो सोसाइटी है हमारी हारमोनियसली इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ एक हारमोनियसली रिलेशन बना के रखे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बात करता है कि एक कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स दे रहा है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनिटी है, कि एक यूनिटी को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करके रखा है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी कि कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स क्या है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है कि अगर आपको पता होगा कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, आधे से ज़्यादा वर्ल्ड क्या थे, कॉलोनाइज थे। ब्रिटिशर्स ने उनको कॉलोनाइज़ किया था। मगर अगर हम बात करते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज़ किया था, उसके बाद जब किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहला उसने काम क्या किया, जैसे ही उसको आज़ादी मिली तो सबसे पहला उसने काम किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो या फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंडिया ने भी सबसे पहले काम किया, क्या किया,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। जब हम एज अ कंट्री बॉर्न हुए, अगर आप कभी अगर नया बेबी जब बॉर्न होता है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उसको बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं कि ये नया बेबी पैदा हो गया। जैसे ही अगर हम भी जब 1947 में एज अ कंट्री बॉर्न हुए तो हमने सबसे पहले क्या दिया अपने आप को, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम किया, एक बर्थ सर्टिफिकेट का काम किया। बर्थ सर्टिफिकेट इज़ लाइक अ चाइल्ड, तो बर्थ सर्टिफिकेट इज़ टू अ नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू अ नेशन। जो नेशन को हमने दिया वो क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है, फिर यह आई होप 2 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। जो तीसरा इसकी इम्पोर्टेंस है वो है लेजिटमेसी। सपोज़ कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो सब आपको कहाँ पे जाना, आपको कहाँ पे पेश किया जाता है, जज साहब के पास। मान लो जज साहब ने आपको सज़ा दे दी, तो मान लो आपने छोटा सा क्राइम किया, आपको 5 साल की सज़ा हो गई, 10 साल की सज़ा हो गई, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इस पे होता है कि अरे यार मैंने बहुत छोटा सा क्राइम किया था लेकिन जज साहब ने मुझे 10 साल की सज़ा दे दी, ऐसा क्यों। कभी किसी ने ये सोचा कि यार क्राइम मैंने किया तो ये जज कौन होता है मुझे सज़ा सुनाने वाला, कभी इसके ऊपर किसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ये अगर मैं कुछ क्राइम करता हूँ तो ये पुलिस कौन होती है अरेस्ट करने वाली, इसको किसने पावर दिया, इसको किसने अथॉरिटी दी कि मुझे अरेस्ट करे, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। सेम एज लाइक कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे ऊपर टैक्स लगाती है कि 5% टैक्स, 18% जीएसटी, तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम जिसके ऊपर इश्यूज़ बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि यार टैक्स 5% नहीं होना चाहिए, फिर 18% जीएसटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि हम अपना पैसा कमाते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, तो हम टैक्स क्यों दें, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाले। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये जो लोग होते हैं इनको पावर कहाँ से मिली है, इनको लेजिटमेसी कहाँ से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जुडिशरी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जितने भी इंस्टीट्यूशन उनको पावर उनको कहाँ से दी गई है, लेजिटमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको लेजिटमेसी दिया है। ठीक है, तो एक लेजिटमेसी किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये एक बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इनका पहले तो इनका आपस में अमंग्स में बात करता है कि इनका आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। मान लो अगर कोई लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो या फिर लॉ में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए, तो उसके ऊपर फैसला सुनाने का अधिकार किसको है, जुडिशरी को है। कि जुडिशरी इसको आइडेंटिफाई करे, इसको जस्टिफाई करे कि ये जो लॉ है इसमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कोई लेजिस्लेटिव ने लॉ पास कर दिया है, ठीक है, जैसे अभी फार्मर का बिल आया था, वापस उसको रिपील किया गया, फिर उस पर जुडिशरी ने भी अपना फैसला दिया। तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का रिलेशन बता रही है हमारी। फिर जुडिशरी भी कभी कभी क्या करती है, जैसे पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ पास नहीं किया, जैसे अगर लगता है जो सोसाइटी में इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए लेकिन लेजिस्लेटिव या फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो जुडिशरी कभी कभी अपने रोल से बाहर आके लेजिस्लेटिव का परफॉर्म करती है। या फिर एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है तो उसको आगे पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो इन तीनों का रिलेशन किसने समझाया है, कॉन्स्टिट्यूशन। आपस में इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। दूसरा रिलेशन की बात करती है कि विद द पीपल कैसा होना चाहिए। इन तीनों का रिलेशन विद पीपल के साथ इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। कि सपोज़ अगर आपने जैसे जुडिशरी है या फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हमको दिए हैं, कॉमन सिटीजन को, कि अगर गवर्नमेंट अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो हम जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन लेगी। हम एज अ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी PIL दाखिल कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, आपको या तो हाई कोर्ट जा सकते हो आप, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल के साथ भी इन तीनों का रिलेशन हमें समझाया है। जैसे लेजिस्लेटिव में हम अपने पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, एग्जीक्यूटिव में भेजते हैं, जुडिशरी का भी हम पीपल के साथ रोल कैसा होना चाहिए, वो सारा रोल किसने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। फिर जो लास्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है कि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट लगाती है। गवर्नमेंट की पावर को क्या लगाती है, लिमिट करती है, ताकि गवर्नमेंट जो है फ्यूचर में ऑटोक्रेसी ना लेके आ जाए, फ्यूचर में एक ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, या फिर उसके बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट ना हो जाए उसकी पावर।
तो उसके ऊपर हाँ, जैसे गवर्नमेंट की लिमिटेशन को पावर करने के इसके ऊपर लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है, ताकि गवर्नमेंट इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट चलता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कानून सबसे ऊपर है, कि मतलब आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आप अगर आपने कानून की नज़र में आपने कुछ गलत किया तो आपको भी जुडिशरी में पेश किया जाए, आपके ऊपर भी सेम कानून लगेगा। अगर ये कंट्री गवर्न हो रही है तो कानून के बेसिस पे ही गवर्न हो रही है। यहाँ पे जो पावरफुल है, सबसे पावरफुल है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह बहुत सारे लॉज दिए गए हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने आज डिस्कस किया। हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कॉमन सेट ऑफ नॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट टू अ नेशन, लेजिटिमेसी, रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। फिर हमने लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट समझा कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कैसे किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने में हमें बताई हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे की आने वाली वीडियो में हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे, अलग अलग पॉइंट समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।